जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। हॉलीवुड की वेब सीरीज कोल्ड वार एरा के पिछले भाग में आपने ये जाना भी 1945 से पहले विश्व परिदृश्य में कौन कौन सी घटनाएं हुई और उनका विश्व राजनीति के ऊपर, पूरे विश्व के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। अगर आपको याद हो 20वीं सदी की अगर प्रमुख घटना की अगर बात करूं तो आपने जाना था 1914 के अंदर प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ जो 1918 में खत्म हुआ था। 1914 से स्टार्ट होकर 1918 में प्रथम विश्व युद्ध है वो समाप्त हो गया था। उसके 20 साल बाद 1939 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाता है जो कि 1945 में खत्म होता है। यह द्वितीय विश्व युद्ध किन के बीच हुआ? यह हुआ मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र के बीच में। धुरी राष्ट्र वो जो कि युद्ध के केंद्र में थे, यानी जिन्होंने इस युद्ध को प्रारंभ किया, जो युद्ध के केंद्र में थे उन्हें धुरी राष्ट्र कहा। इसमें जर्मनी का साथ दिया इटली और जापान ने। तो इटली, जर्मनी और जापान ये धुरी राष्ट्र थे जो दुनिया को जीतने के लिए निकले थे। इनको रोकने के लिए, धुरी राष्ट्रों को रोकने के लिए जो चार बड़े देश यूएसएसआर यानी सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका का जो गुट बना उसे कहा गया मित्र राष्ट्र। तो धुरी राष्ट्र के खिलाफ कौन लड़ा? इनको रोकने के लिए मित्र राष्ट्र लड़े और इन्हें पराजित किया। सबसे पहले इटली ने घुटने टेके, उसके बाद जर्मनी ने घुटने टेक दिए यानी हार मान ली, आत्मसमर्पण कर दिया, और सबसे लास्ट में घुटने टेके जापान ने। और वो भी कब टेके? जब यूएसए यानी अमेरिका ने अगस्त 1945 के अंदर जापान के ऊपर परमाणु हमला कर दिया। 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा शहर के ऊपर अमेरिका ने पहला परमाणु हमला किया और जो परमाणु बम गिराया उसका गुप्त नाम था लिटिल बॉय। तो लिटिल बॉय गिराया गया हिरोशिमा के ऊपर। 2 दिन बाद यानी 9 अगस्त 1945 को यूएसए ने जापान के दूसरे शहर नागासाकी के ऊपर फैट मैन परमाणु बम गिरा दिया। दोनों शहर तहस नहस हो गए और जापान है वो घुटने टेकने के लिए मजबूर हो गया। इसने हार मान ली भी, मैं भी हार गया। तो सबसे पहले धुरी राष्ट्रों में इटली ने हार मानी, फिर जर्मनी ने, और सबसे लास्ट में जैसे ही अगस्त 1945 में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर परमाणु बम गिराए, जापान ने भी हार मान ली। और जापान के हार मानते ही दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है। तो 1939 से 1945 लगभग 6 वर्ष ये दूसरा विश्व युद्ध है वो चलता है। अब यहां तो धुरी राष्ट्र तो खत्म हो गए, लेकिन समस्या कहां आ गई? समस्या देखिएगा, अब लड़ाई का माहौल बन गया मित्र राष्ट्रों के बीच। ऐसा क्या हुआ भी मित्र राष्ट्रों के अंदर अब थोड़ी सी फूट पड़ गई? कारण था ये जो 3 ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका, इन तीनों की जो विचारधारा थी वो सेम थी। तो इसलिए ये तीनों तो मित्र बने रहे, लेकिन यूएसएसआर यानी यूनाइटेड ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, जिसको हम शॉर्टकट सोवियत संघ कहते हैं, इसकी विचारधारा इनसे अलग थी, साम्यवादी विचारधारा थी। तो इन तीनों की अंदर से इसके साथ नहीं बनती थी भी। मित्र जरूर थे लेकिन दिखावे के थे। जैसा आपने सुना होगा ना भी, राजनीति में न तो कोई किसी का दोस्त होता न कोई रिश्तेदार होता, सब अपना उल्लू सीधा करने के लिए साथ आते हैं। तो अपना उल्लू सीधा करने के लिए ये चारों राष्ट्र मित्र राष्ट्र के रूप में साथ लड़े थे, लेकिन युद्ध समाप्ति के बाद में इनके बीच में भी संघर्ष है वो स्टार्ट हो गया। और संघर्ष स्टार्ट हुआ इन दोनों पक्षों के बीच में। अब बात करें ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका में कौन इनका लीडर बनना चाह रहा था? तो अमेरिका ऑटोमेटिक लीडर बन गया।
क्यों बन गया? क्योंकि अमेरिका यूएसए की अगर बात करूं तो द्वितीय विश्व युद्ध में इसको सबसे कम नुकसान हुआ था, तो ये तो इसके पास पावर बची हुई थी, जबकि ब्रिटेन और फ्रांस को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था और इसने कहा भविष्य में भैया आपने तो ऐसे पंगे नहीं लेंगे, पीछे हट जाते हैं। तो और इधर बात करें सोवियत संघ की, साम्यवादी विचारधारा वाले देश की अगर बात करूं तो सोवियत संघ को कुछ नुकसान तो हुआ, लेकिन इस क्षेत्र के अंदर, इस यूरोपीय क्षेत्र के अंदर ये फिर भी जल्दी संभला। और क्यों? क्योंकि उसने काफी और देशों पर अपना प्रभुत्व जमा रखा था, तो ये इधर स्ट्रोंग था। तो यूरोप में सोवियत संघ है, यूएसएसआर स्ट्रोंग रहा और इधर स्ट्रोंग रहा यूएसए। तो एक तरीके से अगर आप यहां समझें, अब इन मित्र राष्ट्रों में एक तरफ तो अपनी पावर दिखा रहा था अमेरिका और दूसरा था सोवियत संघ, तो इन दोनों के बीच खींचातानी स्टार्ट हो गई। ब्रिटेन और फ्रांस ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से अमेरिका का साथ दिया, क्योंकि सब एक ही सोच के थे, एक ही विचारधारा के थे। इसलिए युद्ध तो समाप्त हो गया, मैंने कहा युद्ध समाप्त हो गया, लेकिन इनके बीच खींचातानी स्टार्ट हो गई। इसका मतलब यह लग रहा था भी अब इनके बीच में वर्ल्ड वार होगा, यानी तीसरे विश्व युद्ध की तरफ दुनिया है वो जा रही है। लेकिन बात करनी आसान थी, क्योंकि यूएसएसआर ने भी बाद में परमाणु परीक्षण कर लिया था, तो इसके पास भी परमाणु बम, अमेरिका के पास भी परमाणु बम। दोनों डर रहे थे भैया युद्ध होगा तो बचेगा कौन? कौन बचेगा? परमाणु बम अगर गिरेंगे, अगर थोड़ा बहुत अगर राजनीतिक लाभ हो जाएगा उसको छोड़े, अगर एक थोड़ा सा भी, क्योंकि यूं तो है नहीं एक साथ पूरा देश खत्म हो जाएगा, अगर एक हिस्से को खत्म कर दिया, अगर कुछ भी बच गया तो वो हमला कर देगा और हम भी फिनिश हो जाएंगे। तो कोई, दोनों ही डर रहे थे भैया सामने हथियार लेकर तो नहीं लड़ेंगे, हथियार लेकर लड़े तो भैया गड़बड़ हो जाएगा और सब फिनिश हो जाएगा। तो इनके बीच में क्या स्टार्ट हो गई? जुबानी लड़ाई। जैसे गांव में, घरों में आपने देखा पड़ोसियों के साथ, वो जुबानी लड़ाई, यहां पर वाक युद्ध जिसको कहते हैं, वो स्टार्ट हो गया। एक दूसरे के खिलाफ उल्टा सीधा प्रचार करना स्टार्ट कर दिया, रेडियो के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, यानी ऐसा माहौल बना दिया भी अमेरिका ये कहता भी मैं तेरे से ज्यादा पावरफुल हूं। जनता ऐसी बातें सुन सुन के घबरा रही थी। सोवियत संघ ये शो कर रहा था मैं पावरफुल हूं, तो घबरा रहे थे लोग भी यार कहीं युद्ध नहीं हो जाए। वो कह रहा है मैं ताकतवर हूं, ये कह रहा है मैं ताकतवर हूं। यानी ये अब दूसरे विश्व युद्ध के समाप्त के बाद ये ऐसी क्या सिचुएशन आ गई भी जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वार का अंत हुआ तो उसने समकालीन विश्व राजनीति को एक अलग ही मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया। यानी विश्व राजनीति के इस मंच के ऊपर आप देखेंगे दो शक्तियों का उदय हो गया, एक अमेरिका यूएसए और दूसरा सोवियत संघ यूएसएसआर। दो महाशक्तियां अब आपस में वाक युद्ध कर रही थी। यानी एक वो सिचुएशन जहां युद्ध तो नहीं हो रहा था, हथियारों से, अस्त्र शस्त्रों से कोई युद्ध नहीं हो रहा था, लेकिन शांति भी तो नहीं थी, शांति नहीं थी, वाक युद्ध चल रहा था, दिमागी लड़ाई है वो लड़ी जा रही थी। दूसरे देशों को भी अंगुली लगा लगा के आपस में लड़ाया जा रहा था, ये शो किया जा रहा था भी मैं पावरफुल हूं, ये कहे मैं पावरफुल हूं, वो कहे मैं पावरफुल हूं। और इस प्रकार की जो बातें अब इन दोनों पक्षों के बीच स्टार्ट हो गई, इसी को कहा जाता है कोल्ड वार, जिसको हिंदी में कहते हैं शीत युद्ध। एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है भी शीत युद्ध किसे कहते हैं? तो अच्छे से समझिए इसकी परिभाषा को, इसके अर्थ को। जब दो या दो से अधिक देशों के बीच युद्ध होने की संभावना तो रहती है, लेकिन वास्तव में कोई युद्ध नहीं होता, उसे शीत युद्ध कहते हैं। इससे युद्ध का डर, तनाव और उनके बीच संघर्ष जारी रहता है। जैसा कि मैंने बताया यूएसए और सोवियत संघ के बीच ये शीत युद्ध, ये कोल्ड वार है, वो शुरू हो गया 1945 से, जब विश्व युद्ध समाप्त हुआ। तो इस प्रकार का, यानी एक बात कहूं तो ये इनकी अपनी पावर की एक लड़ाई थी, वर्चस्व की लड़ाई थी भी, दोनों अपने आप को सुप्रीम पावर दिखाना चाहते थे, इस वजह से ऐसा हो रहा था। अब क्या हुआ, यानी जो यूरोप
विश्व के अंदर अपने आप को यूं पावरफुल मान रहा था, उस यूरोप का यानी विशेषकर ब्रिटेन फ्रांस का वर्चस्व कम हो गया और दो अलग देश यूएसए और सोवियत संघ है वो हावी हो गए। तो देखिए हर बार कहानी यूरोप से ही स्टार्ट होती है। तो एक चीज आपको यहां थोड़ी सी और समझनी है जो आगे जाकर हम दोबारा भी उस पर चर्चा करेंगे भी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब वर्ल्ड वॉर हुआ, आपने देखा भी यूएसए, ब्रिटेन और फ्रांस ने इस यूरोप के पश्चिमी क्षेत्र को जीत लिया था, इटली को भी जीत लिया था। और जैसे ही अमेरिका ने यहां जापान के ऊपर परमाणु हमला किया था, तो जापान और जापान के जो उपनिवेश थे वो भी मित्र राष्ट्रों के अधीन हो गए और जापान के ऊपर फुली अमेरिका का अधिकार हो गया। तो इधर इटली पर भी अधिकार हो गया, जापान पर भी अधिकार हो गया। अब जब युद्ध समाप्त हुआ जिस दिन, उस टाइम यूरोप की स्थिति पर थोड़ी सी चर्चा कर ले भी क्या था, क्योंकि यूरोप के अंदर जो जर्मनी है ये शीत युद्ध का केंद्र बिंदु बन गया था इस कोल्ड वॉर का। कैसे बन गया था? जब युद्ध समाप्त हुआ तो जर्मनी के आधे हिस्से तक, मैं यूं कह दूं भी पूर्वी जर्मनी यानी मध्य जर्मनी तक, यानी जर्मनी के बीच तक सोवियत संघ की लाल सेना, कामरेडी जो सेना थी वो वहां तक पहुंची हुई थी। और इधर से यूएसए, ब्रिटेन और फ्रांस की आधी सेना पश्चिमी जर्मनी में उनकी सेना थी। तो यानी जर्मनी के बीचों बीच एक तरफ ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका के सैनिक थे और दूसरी तरफ पूर्वी साइड में सोवियत संघ के सैनिक है वो खड़े थे आमने सामने। तो यानी जर्मनी, हालांकि ये बात थोड़ी बहुत इटली के संदर्भ में भी है, लेकिन मेन जो बिंदु था वो जर्मनी था। तो जर्मनी के बीचों बीच खड़ी थी दोनों तरफ के गुटों की सेना और जर्मनी के ऊपर अधिकार को लेकर संघर्ष, जो वाक युद्ध है वो इनका चल रहा था। तो क्या हुआ, यहीं पर एक लाइन खींच दी, यहीं पर एक लाइन खींच दी भी हाँ ठीक है, आधा जर्मनी सोवियत संघ ने काबू कर लिया पूर्वी साइड और पश्चिमी साइड इन तीनों ने बराबर बराबर बांट लिया, 3 हिस्से करके बांट लिया। धीरे धीरे क्या हुआ, यहां समझौता नहीं हो पाया भी किसका होगा जर्मनी। देखिए जर्मनी हमेशा ही केंद्र में रहा है, चाहे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है वहां पर भी जर्मनी, सेकंड वर्ल्ड वॉर है वहां पर भी जर्मनी, और जब शीत युद्ध का दौर चला, शीत युद्ध के टाइम भी, और इसका कारण भी कौन बना, फिर जर्मनी बन गया। तो जर्मनी यूरोप का एक ऐसा देश है जो हमेशा हर युद्ध के अंदर, बड़े युद्ध के अंदर केंद्र में रहा है। और अब यहां क्या हुआ, और इसकी जो राजधानी थी बर्लिन, वो भी उसके अंदर भी यही सिचुएशन थी भी आधे बर्लिन के पास, पूर्वी बर्लिन के ऊपर सोवियत संघ का और पश्चिम बर्लिन के ऊपर है वो यूएसए वाली टीम का अधिकार हो गया। तो दोनों पक्ष इधर उधर, वहां के जो आम नागरिक है वो नहीं जा सके, एक दूसरे की विचारधारा का प्रभाव नहीं पड़ सके। तो सोवियत संघ ने क्या किया, 1961 के अंदर, ध्यान दीजिए बहुत महत्वपूर्ण बात है, जर्मनी के शहर, उसकी राजधानी बर्लिन के अंदर 1961 में बर्लिन की दीवार बना दी, बहुत कम टाइम में। तो बर्लिन की दीवार बना दी, देखिएगा क्या कर दिया, क्या हुआ था, क्या सोचा था और आगे की कहानी क्या हो गई। जो शीत युद्ध का सबसे बड़ा सिंबल माना जाता है बर्लिन की दीवार, जो 1961 में बनी थी, और इस बर्लिन की दीवार की जो लंबाई थी लगभग 150 किलोमीटर, ताकि पूर्वी और पश्चिम बर्लिन के जो लोग हैं वो आ जा नहीं सके। तो यानी जर्मनी बंट गया 2 भागों में, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी। तो बंटवारा कर दिया जर्मनी का, तो पश्चिमी जर्मनी फिर एक अलग देश मान लिया गया और पूर्वी जर्मनी फिर अलग देश मान लिया गया, उस टाइम तक जब तक पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी का पुनः एकीकरण नहीं हुआ। तो अब आपने देखा भी यूरोप में शीत युद्ध का केंद्र बिंदु कौन रहा, जर्मनी रहा, और शीत युद्ध का सबसे बड़ा सिंबल, प्रतीक है वो कौन बना, बर्लिन की दीवार बनी भी। एक राजधानी को भी दीवार बनाकर 2 भागों में बांट दिया गया और ये दीवार बनी 1961 में। तो इस प्रकार से क्षेत्र के ऊपर अधिकार को लेकर भी इनके बीच तनातनी रही। तो शीत युद्ध के ये भी एक कारण रहा।
अगर हम इन्हीं बिंदुओं को, इसी स्टोरी को अगर एक प्रश्न के रूप में ले, भी प्रश्न बनता है एक इंपॉर्टेंट, का शीत युद्ध का कारण बताइए। भी शीत युद्ध का कारण क्या है? तो देखिए नंबर 1 कारण क्या है? नंबर 1 कारण है महाशक्ति बनने की होड़, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया। भी महाशक्ति, सुप्रीम पावर बनने की होड़ लग गई किसमें? यूएसए और सोवियत संघ। तो यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूएसए और सोवियत संघ का महाशक्ति बनने की होड़ में एक दूसरे के मुकाबले खड़े होना शीत युद्ध का प्रमुख कारण रहा। तो शीत युद्ध के बाद समाप्त हो गया, तो मैंने कहा कोल्ड वॉर शुरू हो गया। तो उस टाइम 2 पक्ष हो गए। एक तरफ जो इधर वाला जो इलाका है, जिसको मैंने कहा ये यूरोप का पश्चिमी भाग, तो इसको कहा गया पश्चिमी गुट कह दिया। और इधर क्या है? सोवियत संघ है, तो ये पूर्वी गुट हो गया। तो 2 गुट बन गए, पश्चिमी गुट और पूर्वी गुट। पश्चिमी गुट जिसे पहली दुनिया कहा गया बाद में, और पूर्वी गुट को बाद में दूसरी दुनिया की संज्ञा है वो दी गई। पश्चिमी गुट यानी इस साइड का नेतृत्व कौन कर रहा था? यूएसए कर रहा था। और पूर्वी साइड इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? यूएसएसआर यानी सोवियत संघ कर रहा था। और हमें अच्छे से पता है, पूर्व में समझ चुके हैं, यूएसए यानी अमेरिका की विचारधारा किस प्रकार की थी? उदारवादी लोकतंत्र और पूंजीवादी विचारधारा। उदारवादी लोकतंत्र, उदारवादी यानी जिसमें निजीकरण को बढ़ावा दिया जाता है, काम करने की स्वतंत्रता दी जाती है, गवर्नमेंट कोई घोचेबाजी नहीं करती है, वही पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है। जबकि सोवियत संघ में क्या है? समाजवाद यानी सरकार का अधिकार होता है, ये निजीकरण का विरोध करते हैं। और यही आगे जाके इसी का आदर्श रूप है, वो साम्यवादी विचारधारा कहलाती है। तो देखिए यहां मैंने यही बात कह रहा हूं, भी महाशक्ति बनने की होड़ किसके बीच हुई? यूएसए और सोवियत संघ के बीच सुप्रीम पावर बनने की होड़ मच गई थी, आमने सामने हो गए। ये शीत युद्ध का प्रथम कारण रहा। दूसरे कारण की बात करें भी, क्या रहा? दूसरा है विचारधारा की लड़ाई। विचारधाराओं की 2 गुटों के बीच, 2 देशों के बीच, किसमें? यूएसए और यूएसएसआर के बीच विचारधारा की लड़ाई आ गई, जो मैंने अभी आपको यहां बताया। उदारवादी लोकतंत्र और पूंजीवादी। यूएसए ये चाहते थे भी ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, ये सबसे बढ़िया है। तो यानी अमेरिका वाले साम्यवादी और समाजवादी विचारधारा का विरोध करते थे, और साम्यवादी जो सोवियत संघ है ये पूंजीवादी विचारधारा का विरोध करता था। तो यानी अपनी विचारधाराओं के, विरोधी विचारधाराओं का होना भी एक शीत युद्ध का कारण रहा। तीसरी बात आती है परमाणु युद्ध का डर। हमने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में देखा भी अमेरिका और सोवियत संघ बाद में जिसने परमाणु परीक्षण कर लिए थे, इन दोनों के पास ही परमाणु हथियार थे। अब दोनों देश को यह डर था भी अगर युद्ध होता है और परमाणु बम चलता है तो उससे भारी नुकसान होगा दोनों ही राष्ट्र का। तो इस बात का दोनों को अच्छे से पता था। इसमें कोई भी देश, न यूएसए पक्ष और न ही सोवियत संघ का जो पक्ष है, वो युद्ध का जो जोखिम है वो उठाना चाहता था। तो परमाणु बम के डर से दोनों देश आमने सामने की हथियारों से लड़ाई नहीं लड़ना चाहते थे। तो फिर इन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया? वाक युद्ध स्टार्ट कर दिया। वो वाक युद्ध भी शीत युद्ध का एक कारण रहा। इसमें क्या था? रेडियो, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से एक दूसरे के खिलाफ अनाप शनाप बोलना, उल्टा सीधा बोलना, कमजोर करने की कोशिश करना, खुद को पावरफुल दिखाना, ये बातें इन्होंने स्टार्ट कर दी और एक दूसरे को उकसाना स्टार्ट कर दिया। लेकिन खास बात ये रही भी एक दूसरे को उकसाने के बावजूद भी कोई भी पक्ष है, न तो यूएसए और न ही सोवियत संघ युद्ध का जोखिम है वो लेना चाहता था। भी युद्ध का खतरा दोनों ही पक्ष नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि इन्हें अच्छे से पता था युद्ध है वो बहुत खर्चीला होता है और इस बार ये युद्ध हुआ तो इतना विध्वंस हो जाएगा भी कोई भी उठने के काबिल नहीं रहेगा। तो ये वो 4 प्रमुख बातें हैं जिसमें पहली महाशक्ति बनने की बात, दूसरा आता है विचारधारा की लड़ाई, तीसरा परमाणु युद्ध होने का डर और चौथा जो जुबानी जो लड़ाई है वो शीत युद्ध के कारण कहलाई। तो
तो इन कारणों की वजह से ये शीत युद्ध है वो चलता रहा, जो 1945 में स्टार्ट होकर कहां तक चला था, 1991 तक चला, जब सोवियत संघ का विघटन हुआ था। इन कारणों से ही शीत युद्ध मैंने बताया आपको प्रारंभ हुआ। दोनों ही गुट वास्तविक युद्ध की तुलना में शीत युद्ध की अपनी टेक्निक को, एक नई टेक्निक को अपनाना ही ज्यादा उचित समझा था। शीत युद्ध में इन्होंने अपनी भड़ास निकाल ली, ये ठीक रहा। भी कहते हैं ना, अपनी रो पिट के जुबान से अपनी भड़ास निकाल ले कोई व्यक्ति तो शांत हो जाता है। तो इन्होंने शीत युद्ध के इतने सालों के अंदर अपनी भड़ास निकालते रहे और दुनिया को यह फायदा हुआ भी थर्ड वर्ल्ड वार नहीं हुआ। हाँ, इन्होंने एक दूसरे देशों को जरूर लड़ाया, लेकिन वो इतना बड़ा नुकसान नहीं था भी जिससे पूरी दुनिया है वो तबाह हो जाए। तो शीत युद्ध होना तीसरे विश्व युद्ध को रोकने वाली बात होगी। अगर ये शीत युद्ध नहीं होता, जुबानी लड़ाई स्टार्ट नहीं होती, तो 100% अब तक कब का थर्ड वर्ल्ड वार हो जाता और पता नहीं आप और हम होते भी या नहीं होते। तो देखिए, आज आपने क्या समझा अब तक इसके अंतर्गत भी। ये कहानी जो आपके पाठ्यक्रम में है वो सारी बात आपको अच्छे से पता हो परीक्षा की दृष्टि से। फिर कौन से दो जो गुट बन गए, यूएसए और यूएसएसआर बना, इनकी विचारधारा कौन सी है, शीत युद्ध क्या है, शीत युद्ध का कारण है, इन बिंदुओं को आपको अच्छे से परीक्षा की दृष्टि से तैयार करना है। बर्लिन की दीवार कब बनी, 1961 में बनी, कितनी उसकी लंबाई थी, 150 किलोमीटर की है इनकी अपनी टोटल है वो लंबाई थी। और आपने एक चीज ये भी यहां समझ में आ गई होगी भी, जब अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने जब पश्चिमी यूरोप पर अधिकार कर लिया था, तो इसका मतलब ये हो गया भी इनकी जो पूंजीवादी विचारधारा है वो पश्चिमी यूरोप के अंदर है वो शुरू हो गई। तो पश्चिमी यूरोप के देशों के ऊपर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है वो हावी रही। और पूर्वी यूरोप के जो देश थे, जैसे जर्मनी के दो भाग हो गए, तो एक हिस्सा किसके पास, सोवियत संघ, पूर्वी जर्मनी हो गया। पूर्वी जर्मनी के साथ ही यहां पर बात करें तो पोलैंड है इनके साथ ही, और इनके साथ ही चेकोस्लोवाकिया है, रोमानिया है, बुल्गारिया है, अल्बानिया है, युगोस्लाविया है। इन इधर वाले जो पूर्वी साइड वाले जो देश थे उनके ऊपर भी सोवियत संघ का प्रभाव हो गया और वहां पर साम्यवादी सरकारें हैं वो बन गई। तो यानी साम्यवादी जो सिस्टम था वो उसने भी अपना फैलाव कर लिया, इधर पूंजीवादी अपना फैलाव है वो करना स्टार्ट कर दिया। अब क्या हो गया, धीरे धीरे इन्होंने दूसरे देशों को प्रभावित करना स्टार्ट किया। तो अब ऐसे लगा भी पूरी दुनिया ही, जो मैंने यहां कहा भी दो गुट बन गए एक तरीके से। पहले तो इनके गुट बने, अब ये था भी ये दोनों गुट प्रभाव डालना चाह रहे थे दूसरे देशों के ऊपर, यानी अपना कुनबा बढ़ाना चाह रहे थे। तो इन्होंने दूसरे देशों को भी प्रभावित करना स्टार्ट किया। सोवियत संघ ने अपना प्रभाव डालने की कोशिश की और यूएसए ने अपना प्रभाव डालने की कोशिश की। तो अब आप समझ गए होंगे, क्योंकि बाद में सबसे लास्ट में ये अमेरिका जीता था तो इसलिए इसको पहली दुनिया कहा गया, और सोवियत संघ जिसका बाद में विघटन हुआ इसे दूसरी दुनिया कहा गया था। अब बात आती है, क्या और देश नहीं थे? ये भी थे, लैटिन अमेरिका भी था, अफ्रीका भी महाद्वीप था, ये एशिया महाद्वीप था। तो ये कहां गए? ये आपको पता है, मैंने फर्स्ट वेब सीरीज के पहले पार्ट में आपको अच्छे से बताया था। ये इनमें से अधिकांश देश है वो यूरोप के उपनिवेश थे, यूरोप वालों का इसके ऊपर अधिकार था। अब दूसरे विश्व युद्ध के बाद इनके आजाद होने का टाइम है वो शुरू होता है। फिर ये जो देश थे, एशिया महाद्वीप वाले, अफ्रीका वाले और लैटिन अमेरिका वाले, इन्होंने एक अलग ही अपना रास्ता बनाया, एक अपनी अलग ही दुनिया बसा ली जिसको कहा गया तीसरी दुनिया। तो तीसरी दुनिया में एशिया महाद्वीप के, अफ्रीका महाद्वीप और लैटिन अमेरिका के देशों की बात आती है। और इन्होंने ये न तो इस पहले गुट में शामिल हुए न दूसरे गुट में शामिल हुए, फिर तो ये इन्होंने अपना तीसरा गुट क्या बनाया, क्यों बनाया, किस उद्देश्य से बनाया, क्या दूसरे देश पहले और दूसरी दुनिया यानी पहले और दूसरे गुट में क्या शामिल हुए, अगर शामिल हुए तो क्यों हुए, उनको क्या फायदा था और इन दोनों गुटों को क्या फायदा होने वाला था दूसरे छोटे देशों के ऊपर प्रभाव जमाने का। तो इस घटना को हम पढ़ेंगे अगली वेब सीरीज में। तब तक आप इस वेब सीरीज का
अच्छे से अध्ययन कर लीजिए और पूरी स्टोरी समझिएगा। और मैंने कहा था स्टोरी के माध्यम से समझोगे तो ये वेब सीरीज, ये फिल्म की कहानी, ये हॉलीवुड बॉलीवुड की स्टोरी में आपको आनंद आएगा और परीक्षा की दृष्टि से याद भी रहेगा। और इस पर आधारित बोर्ड परीक्षा से संबंधित जो रिटर्न मैटर है वो आपको डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ के रूप में आपको मिल जाएगा। मेरी कोशिश रहेगी भी पीडीएफ के रूप में उसका जो लिंक है वो मैं लगा दूं। चलिए फिर मिलते हैं अगली वेब सीरीज में, तब तक जय हिंद, जय भारत।